कक्षा 10वीं का चैप्टर 1 है संसाधन एवं विकास। बस यही पढ़ना है कि संसाधन क्या होते हैं, संसाधनों का विकास कैसे होता है। जैसे संसाधन क्या है, इस प्रकार हम पहले ही बता दिए हैं कि संसाधन क्या होते हैं। जो भी वस्तु हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती है उसे संसाधन कहते हैं। लेकिन कुछ परिभाषाएं हैं जो किताबों में दी हुई है, तुम लोग किताबों में उसको समझाते हैं। जैसे इस जो किताब में परिभाषा दी हुई थी उसी को नोट करके लाए हैं। जैसे दिया हुआ है हमारे पर्यावरण में उपलब्ध, पहली बात पर्यावरण में उपलब्ध होनी चाहिए, यानी प्रकृति में तो होनी चाहिए। जैसे कोई वस्तु हमारे लिए संसाधन हो सकती है, संसाधन मतलब कि हमारे लिए यूजफुल हो सकती है। जैसे सोना चंद्रमा पे भी है तो हमारे लिए सोना ही है, यहाँ आएगा तो हम उसको पहनेंगे, लेकिन पर्यावरण में उपलब्ध है क्या? जा करके ला पाएंगे क्या? हो सकता है भविष्य में टेक्नोलॉजी आ जाए, लेकिन अभी के लिए तो नहीं है ना। तो जो चीजें हमारे लिए अभी पर्यावरण में उपलब्ध नहीं है उसे संसाधन नहीं कहेंगे। तो पूरी परिभाषा पढ़ रहे हैं, उसके बाद समझाएंगे एक एक शब्द को कि क्या कहना चाहता है। जैसे बता रहे हैं कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है। सीधी परिभाषा और आसान परिभाषा यही दिए थे। कोई वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करती है उसे संसाधन। आगे फिर से पढ़ रहे हैं, दिया है कि और जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है, जिसको बनाने में प्रौद्योगिकी उपलब्ध है। अभी समझाएंगे क्या कह रहा है ये। और आर्थिक रूप से संभाव्य है, सांस्कृतिक रूप से मान्य है, संसाधन कहलाती है। अब एक एक शब्द को समझते हैं। जैसे आर्थिक रूप से संभाव्य है, संभाव्य मतलब कि संभावना है कि हम इसको ले सकते हैं। जैसे अगर कोई किताब 2 लाख की मिल रही है तो क्या हम खरीद सकते हैं? किसी की क्षमता होगी तो खरीद लेगा, सभी तो नहीं खरीद सकते हैं। कुछ और संसाधन, सभी लोग सोने के चैन पहने हुए हैं नहीं, किसी की क्षमता होगी तो कोई पहना होगा, किसी की क्षमता है तो नहीं पहना। जिसकी मतलब कि जिसकी क्षमता है खरीदने की वो खरीद पाता है, जिसकी क्षमता है वो नहीं खरीद पाता है। जैसे आप लोग सरकारी स्कूलों में इसलिए पढ़ते हैं ताकि पैसे कम हैं, तो हमारी क्षमता है सरकारी स्कूलों की, या किसी की मजबूरी हो सकती है दूसरी तरीके की, लेकिन ऐसी क्षमता, हमारी क्षमता इस प्रकार है कि हम कम पैसे में अपना जीवन का गुजारा करेंगे, तो हम बड़ी चीज़ों का सपना नहीं देखते हैं। जैसे कोई ये सोचे कि हम रॉल्स रॉयल कार में आएंगे, ऐसा कब संभव है? जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा। संसाधन साइकिल भी है और संसाधन रॉल्स रॉयल कार भी है, लेकिन क्या करना है, हमारे पास पैसे उपलब्ध होने चाहिए। इसीलिए कह रहा है कि आर्थिक रूप से संभाव्य हो। दूसरा शब्द कह रहा था कि हमारे पर्यावरण में उपलब्ध हो और प्रौद्योगिकी उपलब्ध हो। जैसे पहले से कोयला धरती पर उपलब्ध था, आप सभी को पता है कोयला धरती पर उपलब्ध था। कहाँ था इसके बारे में बाद में जानकारी प्राप्त हुई। अब जैसे हमको पता भी चल गया कि कोयला है, कहीं नहीं पता चल गया कि कोयला है। जैसे यहाँ पे जमीन के अंदर है, 200 फीट अंदर है, कोई मजदूर जा पाएगा 200 फीट अंदर? जा पाएगा जब उसको खोद कर उतना गहराई तक खोदा जाए। मजदूर तो खोद नहीं पाएंगे। हो सकता है खोद ले कोई जैसे दशरथी जैसा मिल जाए ताकतवर, तो उसकी बात बाद में करेंगे, अनोखे लोगों के बारे में बाद में बात करेंगे। लेकिन जैसे जेसीबी से खोदना आसान है, अगर जेसीबी ना उपलब्ध हो तो हम कैसे खोदेंगे? जैसे दूसरा तरीका हो सकता है, लेकिन अगर वो इतना कठिन है कि सिर्फ जेसीबी या मशीनें ही खोद सकती हैं, तो क्या करेंगे? नहीं निकाल पाएंगे उस कोयले को। यानी कि उस प्रकार की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, हमारे पास ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए। जैसे अभी के लिए हम सौर ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं, सोलर पैनल का उपयोग कर रहे हैं। पहले उपयोग होता था नहीं, क्योंकि हमारे पास टेक्नोलॉजी उपलब्ध नहीं थी। अभी एक और एग्जांपल समझाएंगे तो समझ में आ जाएगा। जैसे अभी हम लगातार बाइक से चल रहे थे, यानी कि डीजल का उपयोग कर रहे थे, पेट्रोल का उपयोग कर रहे थे। ऐसे गाड़ियों का मतलब कि निर्माण हुआ था जो डीजल या फिर कहें कि जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करके बनता था। बाद में क्या हुआ? विकास बढ़ा और प्रौद्योगिकी आगे बढ़ी, तकनीकी बढ़ा, मनुष्य की शिक्षा में वृद्धि हुई, और बाद में कुछ इस प्रकार के वाहन बन के आए जो बैटरियों से चलते हैं। एक अच्छा उदाहरण है उसका ई रिक्शा। देखें आप सभी कैसे चलता है? बैटरी से, जो इलेक्ट्रिकल चार्ज से चलता है। तो क्या हुआ? प्रौद्योगिकी बढ़ी, तब जाके ऐसा सिस्टम आया जिसमें तकनीकी का विकास हुआ। तकनीकी के विकास से अच्छे इस प्रकार के वाहन बने जो जीवाश्म ईंधनों के अलावे अन्य तरीकों से चल सकते हैं, जैसे सोलर एनर्जी से चले, कोई बिजली से चले, इस प्रकार के। और एक और शब्द दिया था सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। सांस्कृतिक रूप से मान्य कहने का मतलब क्या है? जैसे कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनको हम उनका उपयोग करें तो कोई नहीं बोलता है, कुछ संसाधन ऐसे होते हैं जिनका हम उपयोग करें तो कोई बोलता है। जैसे उदाहरण समझा रहे हैं, जैसे आप लोग जानते होंगे हिंदू धर्म में गाय को खाना वर्जित है। आप सभी गाय खाते हैं? नहीं खाते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि हिंदू धर्म में मान्य है ही नहीं है। उसी प्रकार से इस्लाम धर्म में सुअर का मीट मांस मतलब कि मान्य नहीं है, नहीं खाते हैं लोग, सुनना भी पसंद नहीं करते हैं।
उसी प्रकार से कुछ और उदाहरण हो सकते हैं, जैसे आप सभी शराब पीते हैं? नहीं। क्यों? घर वाले नहीं देख सकते हैं, घर वाले गाली देंगे, ऐसा नहीं होता है? क्योंकि हमारे घर वाले नहीं चाहते, या फिर हमारे समाज में वो पूरी तरह से मान्य नहीं है। जैसे विदेशों में क्या होता है, विदेशों में जैसे किसी दूसरे देश में जाएं जो विकसित अर्थव्यवस्था वाला हो, वहाँ पे क्या कर रहे हैं, घर के पूरे परिवार के सदस्य मिल करके एक साथ वोडका पी रहे हैं, दारू पी रहे हैं, कोई नहीं बोलता है, सभी लोग चेस करते हैं, पार्टी मनाते हैं। तो क्या हमारे यहाँ ऐसा होगा कि बाप बेटा बच्चे सब एक साथ मिल करके दारू पिए या फिर बर्थडे मनाएं? नहीं होता है, क्योंकि हमारी संस्कृति में ऐसा नहीं है। ऐसा माना जाता है कि पिता आ गए तो भागो जल्दी से, उठ के खड़े हो जाते हैं हम लोग। होता है आप लोगों में? उसी प्रकार से हमारे संस्कृति में जो होगा हम उसी का अनुसरण करेंगे। समझ में आया? जैसे हिंदू धर्म में गाय का उदाहरण, तो इसीलिए कह रहा है सांस्कृतिक रूप से मान्य हो। कोई उदाहरण, कोई ऐसी, जैसे गाय का मीट तो मीट है, मीट तो मीट है, मीट खाते हैं आप लोग? मुर्गा का मीट खाते हैं? तो खाते हैं क्योंकि हमारे जो पर्यावरण है या संस्कृति है उसमें शामिल है, खाते हैं तो कोई नहीं बोलता है। लेकिन वही गाय का मीट खाना शुरू करे तो पूरा देश हंगामा कर देगा। होता है ऐसा, कभी कभी सुनने को आता है गाय मारी जा रही है, तो पूरा 2-4 लोगों को शक हुआ तो पूरा 2-4 लोगों को मार दिए, ऐसा होता है। तो सांस्कृतिक रूप से जो मान्य होगा उसी का हम उपयोग करेंगे, वही हमारे लिए संसाधन है। जैसे गाय का मीट हमारे सामने रखा है तो हम नहीं खा सकते हैं, तो क्या संसाधन है? किसी प्रकार की आवश्यकता नहीं है हमें उसकी। समझ आया? तो संसाधन समझ चुके हैं हम। लेकिन एक आसान सी परिभाषा बताए थे, कोई भी वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरी करती है उसे संसाधन कहते हैं। लेकिन उस पर कुछ कंडीशन है, जैसे हमारे पास पैसा है कि नहीं उसको खरीदने के लिए। ठीक, जैसे कुछ लोग तो रोटी चावल खा के जी लेते हैं, सड़कों पे रहने वाले लोगों के लिए कुछ भी संसाधन नहीं है, जिनके पास पैसे नहीं है। जैसे आप लोग कंगाल हो जाएं, पैसा ना हो, रोड पे घूम रहे हैं, सभी से लिफ्ट मांग रहे हैं, घूमते हुए कोई भी चीज खाने को नहीं मिल रहा है, कोई दे दे रहा है, वही ना संसाधन है। क्योंकि हम ब्रेड पाव देख तो सकते हैं, ब्रेड पाव जो ब्रेड रखा है, पाव भाजी जो कुछ भी रखा है उसको देख तो सकते हैं लेकिन खा नहीं सकते हैं। क्या वो संसाधन है हमारे लिए? नहीं है, जब तक हमारे पास उसके खरीदने के लिए पैसे ना हो। समझ रहे हैं आप लोग? जैसे ऑनलाइन देख रहे हैं हम, आईफोन देख तो सकते हैं लेकिन खरीद नहीं सकते, संसाधन भी नहीं हो सकता है जब तक हम उसको खरीद ना पर पाए या हमारी क्षमता ना हो उसे खरीदने के लिए। अब आगे बात करते हैं संसाधनों के वर्गीकरण। एक और शब्द इसमें ध्यान दीजिएगा कि संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है। जैसे संसाधन मानवीय क्रियाओं का परिणाम है, मतलब कुछ ऐसे संसाधन है जो मतलब कि अभी उपयोग नहीं किए जा रहे हैं लेकिन बाद में उनका उपयोग किया जाता है जब मनुष्य उस पर कार्य करता है। जैसे उदाहरण समझा रहे हैं, जैसे कोयला धरती के अंदर पड़ा है तो क्या हमारे लिए उपयोगी है? नहीं है। लेकिन उसको धरती से निकाल दें, यानी मानव ने अपना दिमाग लगाया और उसको निकाला, निकालने के बाद उसको शुद्ध किया या साफ किया, उसके बाद ना जलने योग्य होगा। जैसे पेट्रोल भी जमीन के अंदर पड़ा है, पेट्रोलियम, तो उपयोग हेतु नहीं है, उसको निकालेंगे, निकालने के बाद उसको रिफाइन करेंगे, साफ करेंगे, तब जाके उपयोग हेतु बनेगा, तब जाके वो हमारे लिए संसाधन है। यानी मनुष्य उसमें दिमाग लगाएगा तब जाके वो संसाधन बन पाएगा। तो सभी प्रकार के संसाधन ऐसे नहीं होते हैं जिन पर मतलब कि ऐसे ही काम शुरू कर दें। जैसे प्राकृतिक रूप से संसाधन है वो ऐसे ही शुरू कर देते हैं काम, जैसे पेड़ की लकड़ी सीधा जला दिए ईंधन के रूप में, और हवा सांस ले लिए ऐसे ही, तो वो भी तो ऐसे ही ले लिए। लेकिन कुछ चीजें हैं जिन पर मनुष्य को काम करना पड़ता है। जैसे मिट्टी से मूर्ति बनानी है तो मिट्टी ऐसे ही अपने आप मूर्ति नहीं बन जाएगी, मनुष्य कोई दिमागवान होगा, जो कोई कलाकार होगा उसको बनाएगा तब जाके वो संसाधन बनेगी। तो हमारी आवश्यकता है उसको पूजा करने के लिए, तब जाके हम उसको मूर्ति बनाएंगे। इसके लिए कोई ना कोई कौशल चाहिए, मनुष्य की दिमागी शक्ति की जरूरत पड़ती है। तो इस प्रकार से हम समझे संसाधन क्या होता है। अब आगे देखते हैं कि संसाधन का वर्गीकरण कैसे होता है। संसाधन का वर्गीकरण मतलब कि संसाधन का बंटवारा। संसाधन के बांटने के कई आधार होते हैं। जैसे हमने बताया था, जैसे अपनी क्लास को हम बांटना शुरू करें तो किस प्रकार से बांट सकते हैं कि कोई लड़का है, कोई लड़की है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई गोरा है, कोई काला है, कोई तेज है, कोई कम तेज है या गधा है, जो भी कहें जाति के हिसाब से भी हो सकता है। कई तरीके हो सकते हैं बांटने के, हो सकता है कि नहीं हो सकता है। और जैसे सुंदरता के हिसाब से बांट लें, कई तरीके हो सकते हैं। हाइट के हिसाब से बांट लें, वजन के हिसाब से बांट लें, उम्र के हिसाब से बांट लें, तो बांटने के कई तरीके हो सकते हैं। उसी हिसाब से हमारी किताब में संसाधन को बांटने के 4 तरीके दिए हुए हैं। जैसे पहला दिया हुआ है उत्पत्ति के आधार पर संसाधन। जैव संसाधन, जैव संसाधन किसे कहते हैं इस पर बात करते हैं। पहले भी बता चुके हैं, बस आप लोगों से पूछना है
लेकिन फिर भी दोबारा बता दे रहे हैं। जैव संसाधन उन्हें कहते हैं जिनमें जीवन पाया गया था या जीवित है या जीवन से जुड़ा है। कभी भी जीवित था, जीवित है या जीवन से जुड़ा है, उस प्रकार के संसाधन को जैव संसाधन कहते हैं। कुछ उदाहरण भी बताए थे, जैसे पेड़ पौधे जैव संसाधन, कोयला, पेट्रोलियम, शहद। बोलो, डरो नहीं, जैसे लग रहा है कि कुछ गलत ना हो जाए। चट्टान किस प्रकार का संसाधन है? अजैव। जो हम परिपाटी बताए उसको पूरा ना करे तो उसे अजैव कहेंगे, यानी जिसमें जीवन ना पाया गया उसे अजैव संसाधन। मनुष्य किस प्रकार का संसाधन होगा? हम बताए थे मनुष्य किस प्रकार से संसाधन हो सकता है। जैसे हम पढ़ा रहे हैं तो आपके लिए संसाधन है, क्योंकि आपकी जरूरत है, हमारी पढ़ाने की जरूरत है, पढ़ने की जरूरत है, उसके लिए कोई टीचर चाहिए, और टीचर क्या होगा? जैव संसाधन। वकील इसी प्रकार के संसाधन है। कुछ भी हो, जैसे वो हमको विचार ही देते हैं या अपना तर्क देते हैं, अपना बुद्धि देते हैं, उसके बदले में पैसा देते हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपको काला वाला कोट उतार के दे दिया, हमको कुछ नहीं देते हैं। तो मानव द्वारा की गई कार्य कुछ तो दिखावा का होता है, मतलब देखने योग्य होता है, कुछ अमूर्त होता है। जो दिखता है उसे मूर्त कहते हैं, और जो नहीं दिखता है उसे अमूर्त कहते हैं। जैसे हम जो शिक्षा प्रदान कर रहे हैं आप सभी को, वो मूर्त है। किधर दिखाई दे रहा है? दिखाई नहीं दे रहा है। ये नहीं ना दिखाई रहा, कितना बड़ा शिक्षा दे दिया आप सभी को, तो ये अमूर्त है। जैव संसाधन जो कभी जीवित था, जीवित है या जीवन से जुड़ा है। समझ में आ गया? अब इसकी परिभाषा जो हम लिखे हैं उसको पढ़ रहे हैं। वैसे संसाधन जिनमें जीवन होता है या कभी था, या जीवन होता है या कभी जीवन था या फिर जीवन से जुड़ा हो, इस प्रकार के संसाधनों को जैव संसाधन कहते हैं। जैसे मनुष्य, पशु किस प्रकार से संसाधन हो जाएंगे? किस प्रकार से संसाधन हो जाएंगे ये पूछ रहे हैं हम आप सभी से। जैसे पशुओं से मीट मिलता है, भेड़ से ऊन मिलता है, और सवारी के लिए पहले उपयोग, खेती के लिए भी बैल पहले किए जाते थे, अभी उनका उपयोग है दूध के लिए, पनीर के लिए भी उसी से बनता है। आगे अजैव संसाधन। अजैव संसाधन वैसे संसाधन जो जीवन से या निर्जीव वस्तुओं से जुड़े हुए संसाधन या निर्जीव संसाधनों को अजैव संसाधन कहते हैं। जैसे पंखा अजैव संसाधन है। और कुछ उदाहरण, टेबल भी हो जाएगा। अब दूसरा, बांटने का पहला आधार हमारा खत्म हो चुका है। दूसरे आधार के बारे में बात करते हैं। संसाधन का बांटने का दूसरा आधार मतलब कि किस तरीके से बांटा जाए। अभी को बताए हैं किस तरीके से, जैसे बांटने का कोई तरीका आधार हो सकता है, जैसे किस जाति से हैं, किस धर्म से हैं, इसी प्रकार से। तो दूसरा आधार क्या है हमारा? समाप्यता के आधार पर। समाप्यता के आधार पर संसाधन दो प्रकार के, कौन कौन से? नवीकरणीय और जरूरत पड़ेगी तो हम लिखवा भी देंगे या फिर नोट्स बांट देंगे, लिख लेना अपने से, लिखवाने में समझ आएगा। पहला ही है। तो नवीकरणीय संसाधनों के बारे में बात करते हैं। नवीकरणीय संसाधन किसे कहते हैं? ऐसे संसाधन जो खत्म नहीं होते हैं, या खत्म होंगे भी तो पुनः प्राप्त हो जाएंगे, पुनः दोबारा उनको बनाया जा सकता है। ऐसे संसाधनों को नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे सूर्य की ऊष्मा हमें प्राप्त हो रही है, ऐसा नहीं है कि खत्म हो जाएगा, लेकिन रात को तो प्राप्त नहीं होती है, लेकिन फिर कहें कि सुबह में आ जाता है। तो सूर्य की ऊष्मा किस प्रकार के संसाधन आ जाए? और कुछ उदाहरण, जैसे वायु, जैसे इसमें से दो तरीके से बांटे थे जो डायग्राम में दिया हुआ, एक सतत बताए थे और एक सतत और जैव। प्राकृतिक संसाधनों के दो प्रकार उसी में बताए थे। तो सतत जो निरंतर प्राप्त होता है, जैसे हवा यहाँ से खत्म नहीं होती है, वही हवा इधर उधर से घूम के हमारे वातावरण में आ जाती है। जैसे जल उसी प्रकार का उदाहरण है। जल जो पृथ्वी पर बन चुका है, उतना ही जल पूरी तरह से इधर उधर घूमता रहता है, चाहे आदमी में हो या फिर कहें कि
पेड़ पौधे में वो, जैसे पेड़ पौधे में कोई जल है वो सूख जाएगा तो फिर से वो वातावरण में फैल जाएगा। जो जल की मात्रा बन चुकी है उतना ही बन चुका है, नया नहीं बनता है जल। ठीक है, तो नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? जो कभी खत्म नहीं होने वाले हैं। परिभाषा पढ़ दें, सुन लेना ध्यान से। नवीकरणीय योग्य संसाधन वे संसाधन होते हैं जो निरंतर उपयोग के बाद समाप्त नहीं होते हैं, बल्कि भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा उत्पन्न हो सकते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा, पवन ऊर्जा और वायु की ऊर्जा। वायु भी खुद एक प्रकार का नवीकरणीय संसाधन है। नवीकरणीय संसाधन किसे कहेंगे? ऐसे संसाधन जो समाप्त हो सकते हैं या फिर सीमित मात्रा में उपलब्ध है उसे अनवीकरणीय। सीमित मतलब बहुत कम मात्रा में उपलब्ध है। जैसे अनवीकरणीय संसाधन जो खत्म हो जाएंगे, जैसे पेट्रोल जो धरती पे बन गया है उतना ही बन गया है, उपयोग करते रहेंगे तो वो खत्म हो सकता है। क्या वन खत्म हो सकता है? नहीं खत्म होगा। जब हम उसको काट करके लगा देंगे तब तो वन किस प्रकार का संसाधन हो जाएगा? जैव संसाधन होगा। और दूसरा नवीकरणीय क्यों नहीं, अनवीकरणीय। ध्यान रखते रहना, सभी को चारों वर्गों में बांटते रहेंगे, जैव, अजैव, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, दोनों आधार। उत्पत्ति और समाप्यता। समाप्यता मतलब कि खत्म होने के आधार पर, खत्म होगा कि नहीं होगा, उसी आधार पर। समाप्यता के आधार पर दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय जो खत्म नहीं होने वाले हैं उन्हें नवीकरणीय, जैसे सूर्य की ऊर्जा, वायु, जल कभी नहीं खत्म होने वाले हैं। उसी प्रकार से अनवीकरणीय संसाधन जो धरती पर से खत्म हो सकते हैं और बहुत कम मात्रा में सीमित हैं, बहुत कम है, सीमित मात्रा में है, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। उदाहरण अभी को समझाए हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल इत्यादि। और तीसरा आधार देखते हैं बांटने के आधार पर। देखो, स्वामित्व के आधार पर संसाधन चार प्रकार के हैं। स्वामित्व के आधार पर कहने का मतलब क्या है? स्वामित्व माने कौन इसका मालिक है, संसाधन का मालिक कौन है। जैसे अभी को बोले जो तुम्हारे हाथ में किताब है वो किसकी है? तुमको हमारी है, कहे कि हमारी है, इस पे मतलब कि किसकी है, संसाधन किसका है। इसी आधार पर संसाधनों को चार वर्गों में बांटा गया है। पहला है व्यक्तिगत संसाधन, दूसरा है सामुदायिक, और तीसरा राष्ट्रीय, और चौथा अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अभी को समझा दे रहे हैं कि क्या क्या होते हैं। पहला बात करते हैं व्यक्तिगत संसाधन के बारे में। व्यक्तिगत संसाधन मतलब ऐसे संसाधन जिन पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन। लेकिन कुछ ऐसे संसाधन होते हैं जिन पर परिवार के लोगों का भी संसाधन होता है, उसे भी इसी में रखेंगे, व्यक्तिगत में ही। दो चार लोगों को मिल करके, जैसे नहीं होता है 3 भाई मिल करके जमीन खरीद लिए हैं, वो भी व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है। तो व्यक्तिगत संसाधन किसे कहेंगे? जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है, उसे व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे? संसाधनों का ऐसा प्रकार जिसमें कई लोगों का अधिकार होता है। व्यक्तिगत संसाधन का कुछ उदाहरण बता दे रहे हैं, जैसे खेत, जमीन, निजी तालाब। निजी तालाब माने, निजी माने अपना तालाब। ऐसे नहीं होता है किसी किसी का तालाब खोद करके मछली छोड़ दिए हैं, तो वो किस प्रकार का संसाधन होगा? व्यक्तिगत संसाधन होता है। और खुद का बगीचा, खुद का पार्क भी, अपना घर, इसी प्रकार का उदाहरण है, व्यक्तिगत संसाधन का उदाहरण है। और दूसरा बात करते हैं सामुदायिक संसाधन के बारे में। सामुदायिक संसाधन किसे कहेंगे? ऐसे संसाधनों का प्रकार जिसमें कई लोगों का अधिकार होता है या उस पर कई लोगों का हक होता है, उसे व्यक्तिगत सामुदायिक संसाधन कहते हैं। कुछ उदाहरण बता दिए, जैसे सामुदायिक चारागाह भूमि। जैसे गांव के बाहर कोई ऐसा भूमि होता है जिस पर कई लोगों का अधिकार होता है, पूरे गांव के लोग उस पर ले जाकर अपनी बकरी, गाय या फिर पशुओं को चराते हैं, उस प्रकार की भूमि सामुदायिक। और जैसे शमशान घाट, ऐसा नहीं ना कोई एक व्यक्ति जाके जलाता है, कहते तुम ना जलाओ। मंदिर भी हो सकता है, हाँ, उदाहरण धीरे धीरे धीरे। जैसे मंदिर कैसे हो सकता है? सभी लोग जाकर के पूजा कर सकते हैं। अब वो बात की बात है कि विरोध होते रहते हैं कि तुम ना जाओ, पहले होता था, अब उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे कभी। अभी हमारा टॉपिक है कि सामुदायिक संसाधन किसे कहते हैं। कुछ और जैसे सामुदायिक संसाधन का कुछ और उदाहरण बता रहे हैं, जैसे तालाब, लेकिन वो हो सकता है कि निजी भी हो,
निजी भी तालाब होता है, जैसे गांव का तालाब पूरे गांव के लिए, तो वो किस प्रकार का संसाधन होगा? पंचायत भवन, और कुछ उदाहरण? पुलिस स्टेशन और स्कूल भी हो सकता है। वायु किस प्रकार का संसाधन है? किस प्रकार का संसाधन है? वो तो वायु तो हमारी है, तुम्हारी भी है, सबकी है, यानी कि सामुदायिक संसाधन। राष्ट्रीय संसाधन के बारे में कल बात करेंगे और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के बारे में भी कल बात। पढ़ के आना अपने से, सभी लोग इतना तक पढ़ के आना, किताब में दिया होगा तो। ठीक है।